Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all to my YouTube channel. I hope you're all doing well. What we are going to cover in this lecture, we are going to cover essay number 500 and essay number 580. 500 और 580 आपके सीए इंटर के सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 के ये दो एसेज हैं जो हम इस पर्टिकुलर रिवीजन क्लास में कवर करने वाले हैं। ये आपकी डिटेल्ड रिवीजन क्लास की रिवीजन चल रही है, मतलब ये जो आपकी सीरीज चल रही है सीए इंटर ऑडिट की रिवीजन की, ये उसकी डिटेल्ड रिवीजन क्लासेस हैं। डिटेल का मतलब ये है कि हम इन रिवीजन क्लासेस में अनडाउटली रिवाइज करने ही आए हैं। हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं कर सकते इतने थोड़े से टाइम में किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की, किसी भी एक पर्टिकुलर एसे की या चैप्टर की, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रिवीजन के साथ साथ हम आपके चैप्टर को, आपके एसेस को, कोई भी कंसेप्ट हम इस क्लास में कवर करें तो उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर चले, मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें उस कंसेप्ट के ऊपर। एंड रीजन उसका सिर्फ इतना सा है कि आप जितना ज्यादा मुझे सुनोगे, जितना ज्यादा मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बार बार बोलूंगी, वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जब एक बार आपका पूरा का पूरा इंटर ऑडिट का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे, उससे पहले चैनल पे क्विक रिवीजन क्लासेस अवेलेबल होंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए, फ्री का मटेरियल है, फ्री का मटेरियल लेने के लिए आपको कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और इनफैक्ट हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना रिसर्च कर सको, आपको कोई भी मटेरियल कहीं से भी अच्छा मटेरियल मिल सके, आप उसको उठाओ, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का आपका एक ऐसे नंबर 230 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको वहां से चेकआउट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 में आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में आपके मोस्ट ऑफ क्या है स्टैंडर्ड्स हैं, हम उनको इस रिवीजन क्लास में कवर करेंगे। मैं सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को एक क्लास में कवर नहीं करा रही, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूं कि जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं चैप्टर नंबर 3 के, वो सारे के सारे कवर होंगे इस चैनल पे। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कोई स्टैंडर्ड रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग विद एसे 500। एसे 500 किस चीज के बारे में बात करता है? एसे 500 बात करता है आपके ऑडिट एविडेंस के बारे में। आई एम यूजिंग माय चार्ट। आपको जो मटेरियल ठीक लगता है यू कैन रेफर दैट मटेरियल। अगर आपको ये चार्ट अच्छा लगता है, पूरा का पूरा एसे 500 आपका सिर्फ 2 पेज में कवर है, अगर आपको ये चार्ट अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो दैट यू नीड this chart, then I'll provide it privately to you। बट इन चार्ट्स को मैं ओपन नहीं कर रही हूं, आप खुद से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। आप मुझे पोस्ट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन मेक इट ऑन योर ओन। इनफैक्ट बेस्ट तरीका यही है कि आप पोस्ट करके मुझे आप खुद से इस चार्ट को बनाओ। बहुत होगी इंट्रोडक्शन। आई थिंक नाउ आई शुड स्टार्ट विद एसे 500 एंड 580। हम स्टार्टिंग विद 500। ऐसे 500 किस चीज के बारे में बात करता है? ये बात करता है आपके ऑडिट एविडेंस के बारे में। ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं? ऑडिट एविडेंसेस वो इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? मेरे साथ बोलना। जब भी मैं बोलूंगी ना क्या होती है, तो आप मेरे साथ बोलोगे कि क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं? ऑडिट एविडेंसेस वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपका ऑडिटर यूज करता है। वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपका ऑडिटर यूज करता है इन ऑर्डर टू मेक अ कंक्लूजन और इन ऑर्डर टू गिव एन ओपिनियन। मतलब आपका ऑडिटर का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि उसको ओपिनियन देना है। अगर आपको ऑडिट की डेफिनेशन याद हो तो हम क्या पढ़ते हैं ऑडिट की डेफिनेशन में कि ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जहां पे अल्टीमेटली ऑडिटर इस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को परफॉर्म करके क्या देता है? अपना ऑडिट ओपिनियन देता है। तो आपका ऑडिटर जब इस ऑडिट ओपिनियन को देता है, उस ऑडिट ओपिनियन को देने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? एक बेस होना चाहिए। उसके पास एक बेस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आपका ऑडिटर क्या दे पाएगा? आपका ऑडिट ओपिनियन। तो आपके जो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं, आपके ऑडिटर को वो बेस प्रोवाइड करते हैं। तो आपके ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं? एसे 500 कहता है ये वो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आपका ऑडिटर यूज करता है इन ऑर्डर टू मेक कंक्लूजन, इन ऑर्डर टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन। आई होप आई एम क्लियर कि ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं। ये वो सबूत होते हैं, ये वो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आपका ऑडिटर यूज करता है अपना ओपिनियन देने के लिए, अपनी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। ये ऑडिट
एविडेंस, ये ऑडिट एविडेंस क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है वो भी आपके ऑडिट एविडेंसेस का हिस्सा बनती है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके ऑडिटर ने बाहर से ऑब्टेन करी है वो भी आपके ऑडिट एविडेंस का हिस्सा बनती है। मैम, बाहर से कैसी इंफॉर्मेशन हमारा ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है? फॉर एग्जांपल, आपका ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाता है जब आपके डेटर से, इन ऑर्डर टू कंफर्म कि जो भी मेरी एंटिटी ने अपनी बैलेंस शीट में डेटर्स का बैलेंस दिखाया है वो करेक्ट है या नहीं। जब आपका ऑडिटर इस रिगार्ड में एंटिटी के डेटर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाता है, उस टाइम पे उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन भी उसके लिए ऑडिट एविडेंस होती है। तो ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500 कहता है, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपका ऑडिटर यूज करता है अल्टीमेटली टू ड्रॉ कंक्लूजन या फिर एक ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए। आपका यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है कि कौन कौन सी चीजें आपके ऑडिट एविडेंस का हिस्सा बनती है। तो ऐसे 500 कहता है कि जो इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है वो आपके ऑडिट एविडेंस में आएगी। उसके साथ साथ अगर आपका ऑडिटर एंटिटी के बाहर से कोई इंफॉर्मेशन मंगवाता है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वो भी आपके ऑडिट एविडेंस का हिस्सा बनेगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आपके ऐसे 500 में आता है कि ये ऑडिट एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? ये ऑडिट एविडेंसेस कैसे होनी चाहिए? मतलब मैम, मतलब ये कि आपका ऑडिटर इन ऑडिट एविडेंस को यूज कब करेगा एज अ बेस? आपका ऑडिटर इनको यूज कब करेगा एज अ बेस टू फॉर्म कंक्लूजन या फिर अपने ओपिनियन को ड्रॉ करने के लिए? तो आपका ऑडिटर इन ऑडिट एविडेंसेस को तब ही बेस बनाएगा जब ये ऑडिट एविडेंसेस कैसे होंगे? मेरे साथ बोलो, जब ये ऑडिट एविडेंसेस होंगे आपके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो आपके ऑडिट एविडेंसेस कैसे होनी चाहिए? आपके ऑडिट एविडेंसेस होनी चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ऐसे 500 कहता है सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी। सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी, कि कितने नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर ऑब्टेन करेगा जिसको कहेगा कि ये सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस हैं। तो सफिशिएंसी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। सफिशिएंसी बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट हो सकती है। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट हो सकती है, जिसमें से एक फैक्टर है आपका ऑडिटर किया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की असेसमेंट। मतलब मैम, मतलब अगर आपके ऑडिटर ने जब एसए 315 लगाया और एसए 315 लगाकर आपके ऑडिटर ने जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, आपके ऑडिटर ने जब एंटिटी को समझा, उसके इन्वायरमेंट को समझा, इंटरनल कंट्रोल्स को समझा, और आपके ऑडिटर ने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की असेसमेंट करी, और आपके ऑडिटर को उस असेसमेंट के बेसिस पे लगता है कि एंटिटी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का जो चांस है, जो रिस्क है, वो हाई है, तो आपका ऑडिटर ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा कि कम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा? आंसर टू द क्वेश्चन इज कि आपका ऑडिटर ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। मतलब इस केस में ज्यादा नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस माने जाएंगे। तो कहता है कि सफिशिएंसी का मतलब होता है कि क्वांटिटी कितनी है आपके ऑडिट एविडेंसेस की, और सफिशिएंसी डिपेंड करती है, अफेक्ट होती है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके ऑडिटर ने जब रिस्क की असेसमेंट करी तो उसकी रिस्क की असेसमेंट क्या थी, उसको कितना रिस्क लगता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। ठीक है। उसके साथ साथ एक और फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि जो भी उसने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं, उन ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी का मतलब हुआ कि वो किस क्वालिटी के ऑडिट एविडेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने उनको किस सोर्स से ऑब्टेन किया है। अगर आप कोई ऑडिट एविडेंसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ऑब्टेन करते हो तो उनकी रिलायबिलिटी कम होती है और उनकी क्वालिटी भी कम होती है। अगर किसी ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी कम होगी तो आपका ऑडिटर ज्यादा नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा। मतलब उस केस में जो सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस माने जाएंगे वो तब माने जाएंगे जब वो ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। ठीक है। तो सफिशिएंसी मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप इंटर के बच्चे हो और इंटर के बच्चों को वैसे ही ऑडिट इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती। मैं कभी भी अपनी क्लास में रट्टा नहीं मरवाती, मैं हमेशा हर एक चीज का एग्जाम्पल देकर चलती हूं। मैं बार बार बोलती हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आपको ये सब्जेक्ट समझ में भी आए और याद भी हो। ठीक है।
तो आप मेरे साथ दोबारा से बोलो कि ऑडिट एविडेंसेस कैसे होनी चाहिए। ऑडिट एविडेंसेस होनी चाहिए आपके कैसे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ऐसे 500 कहता है कि सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। वेरी गुड। और आपकी क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस डिपेंड करती है कि ऑडिटर की असेसमेंट क्या थी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, और उसकी क्वालिटी क्या थी उन ऑडिट एविडेंसेस की जो उसने ऑब्टेन करे। समझ में आया? समझ में आया तो थम्स अप करो, समझ में आया। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज डू लाइक द वीडियो। ओके, फिर आता है एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस किसे कहते हैं? तो ऐसे 500 कहता है एप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, की जो भी ऑडिट एविडेंसेस आपके ऑडिटर ने कलेक्ट करे हैं बाय परफॉर्मिंग द वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स, उनकी क्वालिटी कैसी है। और मैंने अभी अभी बताया क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपने उसको किस सोर्स से ऑब्टेन किया है। फॉर एग्जांपल एक सोर्स हो सकता है इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन, एक सोर्स हो सकता है एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका ऑडिटर जो भी ऑडिट एविडेंसेस एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करेगा उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होगी एज कंपेयर टू दोज ऑडिट एविडेंसेस जो आपके ऑडिटर ने इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करे हैं। ठीक है, यहां पे आता है आपका एक लर्न करने वाला क्वेश्चन। क्या आता है यहां पे? आपका एक लर्न करने वाला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपके ऑडिटर्स की सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस को अफेक्ट करती है। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑडिटर कैसे ये डिसाइड करेगा कि जो उसने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करे वो ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस हैं, वो ऑडिट एविडेंसेस एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं। ऐसे 500 कहता है कि देखो आपकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड करती है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के होने के चांसेस, मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं, कितना रिस्क है। जितना हायर रिस्क होगा उतने ही ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस लगेंगे आपके ऑडिटर को। दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है वो है मटेरियलिटी ऑफ द आइटम। जितना ज्यादा मटेरियल आइटम होगा, जितने ज्यादा उसकी मटेरियलिटी होगी, ये वही मटेरियल आइटम्स की बात कर रहे हैं जो हम ऐसे 320 में बात करते हैं। तो जितना ज्यादा मटेरियल आइटम होगा आपका ऑडिटर उस आइटम के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए उतने ही ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, उतने ही ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। तीसरा फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है वो है आपके ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपके ऑडिटर का एंटिटी के साथ पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपका ऑडिटर पिछले साल भी आप ही ऑडिट कर रहे थे उस एंटिटी की और आपको ऐसा लगता है कि जब आपने लास्ट ईयर ऑडिट थी उस टाइम पे आपने इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी होगी, एंटिटी को समझा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि एंटिटी में जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है, मतलब एंटिटी में फ्रॉड एरर होने के चांसेस है, रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, तो आपका ऑडिटर ज्यादा चेकिंग करेगा, आपका ऑडिटर ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। तो आपके ऑडिटर का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है एंटिटी को लेकर, उसके कंट्रोल एनवायरनमेंट को लेकर, उसकी मैनेजमेंट को लेकर, उनकी सीरियसनेस को लेकर, मैनेजमेंट की कंपिटेंस को लेकर, वो भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस को। तो अभी तक 3 फैक्टर बताओ मुझे कौन कौन से हुए। नंबर 1 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा था सफिशिएंसी के केस में कि जितना ज्यादा रिस्क होगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आपके ऑडिटर को उतने ही ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरा, मेरा आइटम की मटेरियलिटी कैसी है, जितना ज्यादा मटेरियल आइटम होगा उसके लिए उतने ही ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस लगेंगे। मेरे ऑडिटर का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है एंटिटी को लेकर। चौथा फैक्टर आता है रिजल्ट क्या है आपके ऑडिटर के जब उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे। जब आपके ऑडिटर ने जब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे उसको क्या मिल गया, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई फ्रॉड मिला, कोई एरर मिला, उस केस में आपका ऑडिटर हमेशा ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, क्योंकि उसको एक शक अराइज हो जाता है कि अगर एंटिटी में एक गलती मिल सकती है, एक फ्रॉड मिल सकता है, इसका मतलब एंटिटी के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं और एंटिटी में और भी मिस्टेक्स हो सकती है। तो उस केस में जो सफिशिएंसी की लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपके ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसको एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगला पॉइंट क्या है जिसके ऊपर आपकी सफिशिएंसी इफेक्ट करती है, वो है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी एंटिटी में अवेलेबल है, मतलब कि किस टाइप की, मतलब फॉर एग्जांपल हमने सोर्स की बात करी, क्या आपकी एंटिटी में जो भी ऑडिट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं आपके ऑडिटर को, क्या वो सारे के सारे ऑडिट एविडेंसेस सिर्फ इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऐसे हैं तो उन ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी क्या होगी, लो होगी। अगर उन ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी कम होगी
तो आपके ऑडिटर को उसकी सफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उसको ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपके ऑडिटर को किस टाइप का ट्रेंड देखने को मिलता है, मतलब जब आपका ऑडिटर ऐसे 520 लगाकर एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, वो इंडस्ट्री की एवरेज निकालता है, कंपैरिजन करता है, तो उसको किस टाइप का ट्रेंड देखने को मिलता है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जिसके ऊपर आपकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस अफेक्ट करती है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को समराइज कराऊं और आप मेरे साथ बोलो कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस अफेक्ट करती है, यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, नंबर 1, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कितने, जितने ज्यादा चांसेस उतने ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस आपको लगेंगे। दूसरा, आपके ऑडिटर का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा, अगर आपके ऑडिटर का एंटिटी के साथ पास्ट का एक्सपीरियंस बुरा है तो उसको क्या लगेंगे, ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस लगेंगे। आइटम की मटीरियलिटी कैसी, अगर आइटम ज्यादा मटीरियल है तो आपके ऑडिटर को ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस लगेंगे। किस टाइप की ऑडिट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर जो इंफॉर्मेशन आपकी एंटिटी में अवेलेबल है अगर वो सिर्फ इंटरनल सोर्स से मिल सकती है, मतलब उसकी क्वालिटी लो है, तो उस केस में आपके ऑडिटर को ज्यादा ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। और आपके ऑडिटर ने जब ट्रेंड की एनालिसिस करी होगी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ट्रेंड को लेकर। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो आपके सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें से जो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा कि आपकी सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस अफेक्ट करती है आपकी एंटिटी में रिस्क कितना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, मतलब ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग क्या है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को लेकर, इसके भी सब पॉइंट है। और इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपका एंटिटी में मैं कहती हूं कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने ऐसे 315 लगाया, ऑडिटर ने जब ऐसे 315 लगाया उसने रिस्क की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, एंटिटी को समझा, उसके एनवायरनमेंट को समझा और उसके असेसमेंट ये है कि इस एक पर्टिकुलर एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपके ऑडिटर इस कंक्लूजन पे किस बेसिस पे पहुंचा, आपके जो रिस्क है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से डिसाइड होता है, आपके रिस्क को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है जो आपके रिस्क को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ द आइटम, मतलब आपकी एंटिटी में किस टाइप के आइटम है। अगर आपकी एंटिटी में कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल हेज की ट्रांजैक्शंस, तो अगर हेज की ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांजैक्शंस है, मर्जर्स हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं, मतलब जो आपका नेचर है आइटम्स का जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनते हैं, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, आपकी एंटिटी ने जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं वो कितने एडुकेट हैं। अगर आपके ऑडिटर ने जब ऐसे 315 लगाकर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली, एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम्स को समझा, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं, अगर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं तो वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट, आपकी एंटिटी का साइज कैसा है, उसमें आपकी एंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ट्रांजैक्शंस में। अगर आपकी एंटिटी का साइज बड़ा है, अगर उसके स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है तो वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और अगर आपकी एंटिटी एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, मतलब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो भी उसमें क्या होगा, आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। उसके साथ साथ अगर कोई एंटिटी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब मान लो कि आपकी एंटिटी के ऊपर कोई भी लो, कोई भी रेगुलेशन में क्या चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो उस केस में क्या है, अगर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का उसके ऊपर प्रेशर चल रहा है तो एंटिटी हो सकती है कोई फ्रॉड कर जाए उस केस से बचने के लिए। तो क्या आपकी एंटिटी के ऊपर कोई प्रेशर है या आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खराब है, मतलब वो ऑन द वर्ज ऑफ लिक्विडेशन है, तो उस केस में क्या होगा, एंटिटी हो सकता है फ्रॉड करे अपने आप को बचाने के लिए, तो वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, मेरी एंटिटी में जो आइटम है, जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आइटम है उनका नेचर कैसा है। अगर वो कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा होगा, ज्यादा होगा।
होगा। दूसरा, मेरी एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स है वो कितने इफेक्टिव है। तीसरा, मेरी एंटिटी का साइज कैसा है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। नंबर चौथा, क्या मेरी एंटिटी के ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है। नंबर पांचवा, क्या मेरी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, मतलब मेरी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं आपके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस को अफेक्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगला क्वेश्चन बनता है इस ऐसे से कि कितने टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। अभी तक मैंने क्या सिखाया आपको, अभी तक मैंने सिखाया कि ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है, ऑडिट एविडेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस किसे कहते हैं, और सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। आपको इतनी सारी चीजें अभी तक याद होंगी ऐसा मैं मान के चल रही हूं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, कितने टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। तो आपके ऑडिट एविडेंसेस डिपेंड करते हैं कि आप उनको किस सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हो। सोर्स मतलब कहां से आपका ऑडिटर उन ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन कर रहा है। दूसरा, किस नेचर के वो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहा है। सोर्स आपके दो हो सकते हैं, या तो आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा इंटरनल सोर्सेज से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, या फिर आपका ऑडिटर इन ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा एक्सटर्नल सोर्सेज से, मतलब एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज से। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, ये वो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस वो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं जो आपके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपकी एंटिटी सेल की ट्रांजैक्शन करती है तो उस टाइम पे आपकी एंटिटी एक इनवॉइस बनाती है, सेल्स का इनवॉइस। तो सेल्स का इनवॉइस एक तो आप उस बायर को दे देते हो, दूसरा डुप्लीकेट सेल्स का इनवॉइस आप अपने पास रखते हो, और तीसरा आप डिलीवरी वाले बंदे को दे देते हो। ठीक है, तो ये जो डुप्लीकेट सेल्स का इनवॉइस होता है जो आपने अपने पास रखा, वो भी एक ऑडिट एविडेंसेस का काम करता है जब आपका ऑडिटर सेल्स की चेकिंग करेगा। या फिर इन्वेंट्री की रिपोर्ट जो आपकी एंटिटी बनाती है कि मेरे पास स्टॉक में कितनी इन्वेंट्री है। तो जनरली ये जो इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं, कम रिलायबल होते हैं। इसका मतलब जो इनकी क्वालिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। और इसका रीजन ये है क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनको खुद बनाती है, और आपकी ऑडिटर चाहे तो आपकी मैनेजमेंट चाहे तो इनमें मैनिपुलेशन कर सकती है। दूसरे होते हैं आपके एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस। एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस आपके इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये वो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं जो आपके आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपकी एंटिटी परचेजेस करती है, कोई सामान खरीदती है, कोई रॉ मटेरियल खरीदती है, बाहर से कोई सामान लेकर आती है, तो जब वो सामान लेकर आएगी, कोई एसेट लेकर आई, कोई रॉ मटेरियल लेकर आई, कुछ भी लेकर आई, उस टाइम पे उसको क्या मिलता है, एक इनवॉइस मिलता है। क्या मिलता है उसको, परचेज इनवॉइस मिलता है। तो आपका ऑडिटर जब परचेजेस की चेकिंग करता है तो वो इस परचेज इनवॉइस को रेफर करता है। तो ये ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं आपके, वो ऑडिट एविडेंसेस जो आपके आउटसाइड द एंटिटी जनरेट हुए हैं। दूसरा इसका एग्जांपल है जब आपका ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन करके आपके डेटर से क्या मंगवाता है, कंफर्मेशन मंगवाता है अबाउट द बैलेंस। तो ये भी आपके एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले सोर्सेज से जनरेट होते हैं। ये ऑडिट एविडेंसेस मोर रिलायबल होते हैं, रीजन बीइंग कि ये ऑडिट एविडेंसेस एक इंडिपेंडेंट सोर्स से आते हैं। तो सोर्स के बेसिस पे दो टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं, एक आपके इंटरनल और दूसरे आपके एक्सटर्नल। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ड्राइव होते हैं, एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आते हैं। इंटरनल लेस रिलायबल होते हैं और एक्सटर्नल मोर रिलायबल होते हैं। दूसरे टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं जो आपके नेचर के बेसिस पे होते हैं। नेचर मतलब कि क्या वो ऑडिट एविडेंसेस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल, इनवॉइसेस। जब आपका ऑडिटर सेल्स को चेक करता है, अभी मैंने बताया कि सेल्स के टाइम पे जब आपका ऑडिटर सेल्स इनवॉइसेस चेक करेगा, तो जब आपका ऑडिटर सेल्स के इनवॉइसेस चेक कर रहा है तो वो सेल्स के इनवॉइसेस एक रिटर्न फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंसेस। फिर होते हैं आपके विजुअल ऑडिट एविडेंसेस। विजुअल ऑडिट एविडेंसेस मतलब जब आपका ऑडिटर किसी चीज को दूर से खड़ा होकर देखता है, मतलब वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वेशन is also one of the audit procedures जिसको यूज करके आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है। तो जो भी ऑडिट एविडेंसेस आपके ऑडिटर ने सिर्फ विजुअल मतलब सिर्फ दूर से खड़ा होकर देखकर ऑब्टेन करे, उसको कहते हैं विजुअल ऑडिट एविडेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपका ऑडिटर जब इन्वेंट्री की चेकिंग करता है उस टाइम पे वो ऑब्जर्वेशन भी यूज करता है इन ऑर्डर टू एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो भी आपका इन्वेंट्री में हो सकता है।
तीसरे टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं आपके ओरल ऑडिट एविडेंसेस। ओरल ऑडिट एविडेंसेस जो आपके ऑडिटर को मिलते हैं जब वो मैनेजमेंट के पास जाता है, लोगों के पास जाता है, एंटिटी के इंप्लॉइज के पास जाता है और उनसे इंक्वायरी करता है। वो पूछता है कि बताओ कि तुम सेल्स को कैसे रिकॉर्ड करते हो, तुम्हारा क्या प्रोसीजर है परचेजेस करने का, एसेट्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स कैसे आते हैं, आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हो, ईटीसी ईटीसी। जब आपका ऑडिटर इंक्वायरी करता है स्टाफ से, उसको कहते हैं आपका ऑडिटर क्या कर रहा है, आपका ऑडिटर ओरली ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है। ये जो ओरल ऑडिट एविडेंसेस होते हैं इनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जबकि जो आपके डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंसेस होते हैं उसकी क्या होती है, फिजिकल प्रेजेंस होती है। आप सेल्स के इनवॉइस को टच कर सकते हो, चेक कर सकते हो, राइट। तो ये आपके दो टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं, जो एक आपके सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और दूसरा आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके ऑडिटर को जब ये ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं तो आपका ऑडिटर कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। आपका ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। तो वो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जिनको परफॉर्म करके आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस ढूंढ सकता है, इन इंफॉर्मेशन को, सबूतों को ढूंढ सकता है, जिनको बेस बनाकर वो अल्टीमेटली अपना ओपिनियन देगा। तो इसको याद करने का आपका एक निमोनिक है जो आप यूज कर सकते हो, ऑल्दो मैं निमोनिक नहीं कराती लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो, वो है OICI। ठीक है, OICI रीपरफॉर्मेंस एंड रिकैलकुलेशंस। ओके, नंबर 1 पहला तरीका है, अभी 2-3 तो मैं अभी डिस्कस भी करके आई और आपको ये याद भी होंगे अगर आपने रेगुलर क्लास ली है तो, कि कौन कौन से वो ऑडिट प्रोसीजर्स है जिनको यूज करके आपका ऑडिटर अल्टीमेटली ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है। नंबर 1 मैंने बोला ओ मतलब ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने बताया ऑब्जर्वेशन में आपका ऑडिटर कुछ नहीं करता, सिर्फ ऐसे खड़ा होकर ऑब्जर्व करता है कि एंटिटी में काम कैसे हो रहा है, एंटिटी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करती है, उनको रिकॉर्ड कैसे करती है, उनको समराइज कैसे करती है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, आपका ऑडिटर सिर्फ देख रहा है दूर खड़ा होकर। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑडिटर देखता है जब वो इन्वेंटरी की रिस्क असेसमेंट करता है कि इन्वेंटरी में एंटिटी कैसे काम करती है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जब आपका ऑडिटर इन्वेंटरी, जो आपकी इन्वेंटरी की डिपार्टमेंट है, उनके लोगों के काम को ऑब्जर्व करता है कि एंटिटी अपनी इन्वेंटरी को कैसे रिकॉर्ड करती है, वो कैसे मेंटेन करती है। सो ऑब्जर्वेशन में आपका ऑडिटर सिर्फ क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। आई आता है इंक्वायरी। आई मतलब इंक्वायरी। जब आपका ऑडिटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है मैनेजमेंट के लोगों से, इंप्लॉइज से, मतलब आपका ऑडिटर इंफॉर्मेशन लेता है उन लोगों से जिनके पास वो इंफॉर्मेशन है। तो आपकी इंक्वायरी में आपका ऑडिटर इंफॉर्मेशन लेता है फ्रॉम द नॉलेजेबल पीपल। आपकी इंक्वायरी ओरल इंक्वायरी भी हो सकती है और आपकी इंक्वायरी रिटन इंक्वायरी भी हो सकती है। मतलब आपका ऑडिटर चेक लिस्ट बनाकर भी आपके एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन ले सकता है और वो ओरली जाकर बातचीत करके भी इंक्वायरी कर सकता है। तो पहला क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या हुआ, आपकी इंक्वायरी। तीसरी आई आती है आपकी इंस्पेक्शन। मतलब यहां पे आपका ऑडिटर क्या करेगा, यहां पे आपका ऑडिटर सिर्फ बातचीत नहीं करेगा, यहां पे आपका ऑडिटर चेकिंग करेगा, जैसे सेल्स इनवॉइस की चेकिंग करना। तो यहां पे क्या होता है, आपकी एग्जामिनेशंस होती है रिकॉर्ड की, मतलब इनवॉइसेस की चेकिंग करना, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करना, लेजर्स की चेकिंग करना। तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है चेकिंग करना। फिर आते हैं सी मतलब कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मतलब अभी मैंने बोला SA 505 में ऑडिटर क्या करता है, स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन मंगवाता है, मतलब एक कंफर्मेशन मंगवाता है डेटर से। डेटर इज जस्ट एन एग्जांपल। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप की कंफर्मेशन मंगवाई जा सकती है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है, जब आपका ऑडिटर बाहर से रिस्पॉन्स मंगवाता है, मतलब बाहर वाले लोगों से रिस्पॉन्स मंगवाता है इन ऑर्डर टू गेट कंफर्मेशन, इन ऑर्डर टू गेट कंफर्ट ओवर अ बैलेंस इन दी योर बैलेंस शीट और इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दिस इज योर एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज ऑल्सो अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग दी ऑडिट एविडेंसेस। देन कम्स योर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हम ऐसे 520 में पढ़ते हैं, जहां पे ऑडिटर आपकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में एक रिश्ता बनाता है, वो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, उसको कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। उसके बाद आती है आपकी रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आपकी एंटिटी ने जो भी आपकी एंटिटी ने जो भी काम किया है, आपका ऑडिटर दोबारा से उस काम को करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी एंटिटी कहती है कि मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी है और इंटरेस्ट मेरा इतनी अमाउंट का आता है, तो आपका ऑडिटर दोबारा से
उसकी क्या कर रहा है, रीपरफॉर्मेंस करेगा इन ऑर्डर टू गेट ऑडिट एविडेंसेस कि जितना इंटरेस्ट आपकी एंटिटी ने कैलकुलेट किया वो इंटरेस्ट ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आती है रिकैलकुलेशंस। ये भी आपका ऑडिटर रिकैलकुलेशन इसलिए करता है इन ऑर्डर टू चेक दी मैथमेटिकल एक्यूरेसी। यहाँ पे भी आप इंटरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हो। तो अगर आप मुझे बताओगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपका ऑडिटर यूज करता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंसेस, वो होते हैं OICAI, रीपरफॉर्मेंस एंड रिकैलकुलेशंस। O मतलब ऑब्जर्वेशन, I मतलब इंक्वायरी, I मतलब इंस्पेक्शन, C मतलब कंफर्मेशन, A मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर्स, री मतलब रीपरफॉर्मेंस, R मतलब रीपरफॉर्मेंस एंड R मतलब रिकैलकुलेशन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अभी तक आप मुझे बता दो एक बार फटाफट कितने क्वेश्चन हुए। मैं बार बार आपको ये चीज रिमाइंड कराती हूँ कि कितने क्वेश्चंस हुए, ताकि एक तो आप लेक्चर में बने रहो, आप गुम ना हो जाओ, क्योंकि अब जब कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो चांसेस होते हैं कि आप भूल जाते हो कि हमने पीछे क्या पढ़ा। तो आप मुझे फटाफट बताओ आपने क्या पढ़ा। अभी तक आपने पढ़ा ऑडिट एविडेंसेस किसे कहते हैं, ठीक है, फिर आपने सीखा कि ऑडिट एविडेंसेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, फिर आपने सीखा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस का मतलब क्या होता है, आपने ये सीखा कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं आपकी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को। उसके बाद हमने सीखा कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से कितने टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। हमने देखा कि वो आपके जो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपके सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरा आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर हमने सीखा कि कौन कौन से मेथड्स को यूज करके आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकता है। एम आई क्लियर ऑन दिस? आर यू विद मी टिल नाउ? आर यू विद मी टिल नाउ? आई होप कि लाइव होती क्लास तो आप लिखते यस, ठीक है, बट आई एम अज्यूमिंग दैट इट्स अ यस। मूविंग फॉरवर्ड अगला टॉपिक बनता है कि आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है। मैंने अभी क्या बोला आपको ऊपर कि आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है, कौन कौन से वो मेथड्स होते हैं, ऊपर मैंने उन मेथड्स का नाम बताया आपको। ये क्या है, ये है आपका ऑडिटर कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। डिफरेंस समझो, मोटे मोटे जो ऊपर हैं वो नाम है ऑडिट प्रोसीजर्स के, ये हैं मोटे मोटे कि उनको क्या कहते हैं। मतलब आपका ऑडिटर मोटे मोटे दो टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो आपका ऑडिटर एसए 315 में परफॉर्म करता है, जहां पे ऑडिटर एंटिटी को अंडरस्टैंड करता है, उसकी इन्वायरमेंट को समझता है, इंटरनल कंट्रोल्स को समझता है और रिस्क की असेसमेंट करता है कि इस एंटिटी में रिस्क कितना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपके पहले ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में ही आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स आते हैं। इंक्वायरीज इज ऑल्सो वन ऑफ the way of assessing the risk of material misstatement. Observation and inspection are some of the risk assessment procedure. आपको समझ में आया मैं क्या कह रही हूं? ऊपर जो थे वो क्या थे, वो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स के नाम थे, और कौन कौन से मोटे मोटे ऑडिटर दो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है वो हैं आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, अभी आप मुझे बताओ फटाफट, एक सेकेंड। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब यही ऑडिट प्रोसीजर जब आपका ऑडिटर रिस्क को एसेस करने के लिए परफॉर्म करेगा तो हम कहते हैं कि वो आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम कहाँ पढ़ते हैं, आपके एसए 315 में इन डिटेल पढ़ते हैं, आपके चैप्टर नंबर 3 में इन डिटेल पढ़ते हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 4 में इन डिटेल पढ़ते हैं। सो आप मुझे दोबारा से बताओ कि क्या होते हैं आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जो आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंक्लूडिंग उसके इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए। Okay, it's not working. Why? Then it will. It's stupid. It is. We'll go with this only. ठीक है, तो आपका ऑडिटर एसए 315 में रिस्क की असेसमेंट करते हैं बाय परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कौन कौन से होते हैं, ये आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, मैम एनालिटिकल प्रोसीजर्स को ऑडिटर एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता है या आपके सब्सटेंसिव प्रोसीजर के तौर पे परफॉर्म करता है। तो आपका ऑडिटर चाहे तो आपके एनालिटिकल प्रोसीजर को एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। इसको आप थोड़ा सा एक बार समझोगे मेरे पास आके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट ही रहता है कि क्या आपका ऑडिटर, बहुत सारे बच्चों को तो चीजें समझ में भी नहीं आती कि होते क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स। वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है
इसको डिस्कस करने के लिए, तो वहाँ पे हम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। बट अभी के लिए समझो, अगर आपका ऑडिटर चाहे तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब जो भी आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसको परफॉर्म कर सकता है एज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इसका एक एग्जांपल समझो, मान लो कि आपका ऑडिटर गया आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में ऑडिट करने के लिए, और उसने क्या किया, उसने सेल्स देखी इस साल की, उसने देखा इस साल की सेल्स क्या है, 20 लाख रुपए की है, और उसने इसका कंपैरिजन किया पिछले साल की सेल्स से, और उसने देखा कि उसने क्या देखा कि पिछले साल की सेल्स क्या है, 2 लाख रुपए की है। मतलब इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है पिछले साल की सेल्स और इस साल की सेल्स में। उसने एक परसेंटेज चेंज निकाल लिया, मान लो कि परसेंटेज चेंज आया उसका 5% का। अब इसमें कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि 5% का आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन तुम मान लो कि 5% का चेंज आया। उसने सोचा कि उसने जब क्या किया, जब वो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था, उसने इस परसेंटेज चेंज को, मतलब एंटिटी के परसेंटेज चेंज को कंपेयर किया इंडस्ट्री की एवरेज चेंज से, और उसने देखा इंडस्ट्री का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है, सॉरी, इंडस्ट्री का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 2% का। ठीक है, इंडस्ट्री का जो एवरेज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो आ रहा है 2% का। इंडस्ट्री का एवरेज आ रहा है सिर्फ 2% का। तो अब आपके ऑडिटर का दिमाग सनकेगा कि इंडस्ट्री में सिर्फ 2% की ग्रोथ हुई है और मेरी एंटिटी में 5% की ग्रोथ हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब हो सकता है कि एंटिटी ने कोई मैनिपुलेशन करी हो, कोई फ्रॉड करी हो, सेल्स को ओवर स्टेट किया हो। इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। तो आपका ऑडिटर आपके एनालिटिकल प्रोसीजर को एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज कर सकता है। इतनी डिटेल में इसलिए बताया कि इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा ही लगता है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आपके जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो आपके सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, राइट। तो ये होते हैं आपके फर्स्ट ऑडिट प्रोसीजर जो आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस नोन एज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जब आपका ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर लेगा, उसको बेस बनाकर आपका ऑडिटर क्या परफॉर्म करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब जब एक बार वो एसए 315 लगा लेगा, उसके बाद वो क्या लगाएगा, एसए 330। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरे क्या होते हैं, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वो ये देखता है कि जो भी एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं। कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है वो, इस केस में आपका ऑडिटर उसकी चेकिंग के लिए कौन कौन से टीओसी परफॉर्म कर सकता है। तो आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टीओसी, दूसरे होते हैं सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। टीओसी ये वो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, की जो भी इंटरनल कंट्रोल मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए हैं उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसी है, मतलब वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, वो कितने कैपेबल हैं इन द प्रिवेंशन, करेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरे टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं आपके सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर भी फर्दर क्लासिफाइड होते हैं दो कैटेगरी में, एक होते हैं आपके टेस्ट ऑफ डिटेल्स और दूसरे होते हैं आपके सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स है वो एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी परफॉर्म किए जा सकते हैं और एज अ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स आपके असर्शन लेवल पे मिसस्टेटमेंट ढूंढने के लिए यूज किए जाते हैं, और एक होते हैं आपके टेस्ट ऑफ डिटेल जिसमें आपकी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आती है, और दूसरे होते हैं आपके सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हम ऐसे 520 में पढ़ते हैं। तो मोटे मोटे आपके कितने ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, वो होते हैं दो, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और दूसरे होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फर्दर क्लासिफाइड होते हैं आपके किस में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स में। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर फर्दर क्लासिफाइड होते हैं आपके टीओडी एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स में। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन बनता है कि आपका ऑडिटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनसे आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है। अभी मैंने क्या देखा कि इंटरनल होंगे या तो एक्सटर्नल होंगे, ऊपर देख कर आए, उनकी रिलायबिलिटी कितनी होती है, मतलब क्या जो भी ऑडिट एविडेंसेस मेरा ऑडिटर कलेक्ट करेगा अलग अलग सोर्सेज से, उनके सोर्स से डिसाइड करते हैं कि उनकी रिलायबिलिटी कितनी होगी, मतलब मेरा ऑडिटर को उन ऑडिट एविडेंसेस के ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए। आपके जो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होंगे, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी होगी अगर आपके ऑडिटर ने उन
उन ऑडिट एविडेंसेस को एक इंडिपेंडेंट सोर्स से ऑब्टेन किया है, आउटसाइड द एंटिटी से ऑब्टेन किया है। लेकिन अगर आपके ऑडिटर ने यही ऑडिट एविडेंसेस इंटरनल सोर्सेज से ऑब्टेन करे हैं, वो सोर्सेज जो इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन है वहां से ऑब्टेन करे हैं, तो उनकी रिलायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ऐसे कि सोर्सेज के बेस पे मतलब आपके ऑडिटर ने इन ऑडिट एविडेंसेस को कैसे कलेक्ट किया है उससे उनकी रिलायबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, उनसे आपके ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो जो भी ऑडिट एविडेंसेस आपका ऑडिटर एक्सटर्नल सोर्सेज से ऑब्टेन करता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करता है, उनकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उन ऑडिट सोर्सेज के, उन ऑडिट एविडेंसेस के जो आपका ऑडिटर इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करता है। जो ऑडिट एविडेंसेस आपका ऑडिटर इंटरनली ऑब्टेन करता है, लेकिन आपकी एंटिटी में जो इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो क्या हैं, वो आपके इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स हैं। तो अगर भले ही उसने इंटरनली ऑब्टेन करे हैं ऑडिट एविडेंसेस, लेकिन क्योंकि आपके एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो ये ऑडिट एविडेंसेस क्या होंगे, आपके ज्यादा इफेक्टिव होंगे, ज्यादा रिलायबल होंगे। लेकिन आपके ऑडिटर ने ये ऑडिट एविडेंसेस इंटरनली कलेक्ट करे और आपकी एंटिटी में जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो क्या है, इफेक्टिव नहीं है, अच्छे नहीं है, तो आपके ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी कम होगी। अगर कोई ऑडिट एविडेंसेस आपके ऑडिटर ने खुद ऑब्टेन करे हैं, डायरेक्टली ऑब्टेन करे हैं, तो उनकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दोज ऑडिट एविडेंसेस जो आपके ऑडिटर ने इनडायरेक्टली ऑब्टेन करे हैं। यहां पे आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल डायरेक्टली में आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ो, आप ऐसे 610 में आप समझ सकते हो। मतलब कि अगर आपका ऑडिटर खुद से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है और जब वो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है इन रिलेशन टू एनी असर्शन, तो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज करता है, आपके इंटरनल ऑडिटर्स के काम को यूज करता है और उनके काम को बेस बनाकर वो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है, तो उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, उसकी रिलायबिलिटी कम होगी। तो आपका ऑडिटर जो ऑडिट एविडेंसेस डायरेक्टली ऑब्टेन करता है उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज ऑडिट एविडेंसेस जो आपका ऑडिटर इनडायरेक्टली ऑब्टेन करता है। जो ऑडिट एविडेंसेस आपके ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब जो आपकी फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू जो आपके ऑडिटर ने ओरली ऑब्टेन करे, जो मैंने अभी इंक्वायरी का ऊपर एग्जाम्पल दिया। उसके बाद अगर आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस जो उसको मिले हैं वो ओरिजिनल ऑडिट एविडेंसेस है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑडिटर कोई सेल को चेक कर रहा था और उसको जो सेल डीड मिली वो ओरिजिनल है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगी एज कंपेयर टू अगर आपके ऑडिटर को उस सेल डीड की फोटोकॉपी मिले। ठीक है, तो ये आपके कुछ तरीके होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे आपके ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी अफेक्ट होती है। तो अब फटाफट पूरा ऐसे आपका खत्म हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे 500 से। और फटाफट 5 मिनट में मुझे बता दो आपने क्या सीखा ऐसे 500 में। आपने ये सीखा ऑडिट एविडेंसेस होते क्या हैं। तो ऐसे 500 कहता है कि ऑडिट एविडेंसेस वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको बेस बनाकर आपका ऑडिटर क्या करता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है, अपने ओपिनियन पे पहुंचता है। ऑडिट एविडेंसेस में दोनों चीज़ें आती हैं, मतलब वो चीज़ें जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनती हैं वो भी ऑडिट एविडेंसेस होते हैं, या अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपका ऑडिटर एंटिटी के बाहर से ऑब्टेन करता है वो भी आपके ऑडिट एविडेंसेस का हिस्सा बनती है। ऑडिट एविडेंसेस कैसे होनी चाहिए, ऑडिट एविडेंसेस हमारे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस होने चाहिए। सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। अगला क्वेश्चन हमने सीखा सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसे 500 ने कहा सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड करती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर, आपके आइटम की मटेरियलिटी कैसी है इसके ऊपर, आपके ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे उसके रिजल्ट क्या थे उसके ऊपर, किस टाइप की उसको इंफॉर्मेशन मिली है उसके ऊपर, आपके ऑडिटर की क्या इंडस्ट्री की एवरेजेस थी उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके ऑडिटर की सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस वो किसको बोलेगा कि मेरे लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस वो हैं। उसके बाद हमने देखा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हमने सीखा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिपेंड करता है कि मेरे आइटम का नेचर कैसा है। अगर आइटम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होगा। हमने देखा अगर एंटिटी में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और एंटिटी का साइज बड़ा है तो वहाँ पे रिस्क
ज्यादा होगा, अगर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स है वहां पे रिस्क ज्यादा होगा, अगर एंटिटी के ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है तो एंटिटी में रिस्क ज्यादा होगा। हमने ये भी देखा अगर एंटिटी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है तो वहां पे भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा। उसके बाद हम आगे गए और हमने सीखा कि आपके ऑडिट एविडेंसेस कितने टाइप के होते हैं। तो ऐसे 500 ने कहा कि ऑडिट एविडेंसेस कितने टाइप के होते हैं ये समझने के लिए आप इसको दो हिस्सों में बांट दो। नंबर 1 कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कितने टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कितने टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आपके दो टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। नंबर 1 इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस एंड एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। इंटरनल ऑडिट एविडेंस होते हैं वो ऑडिट एविडेंस जो आपको इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं और एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस होते हैं जो आपको ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ऑब्टेन करता है। इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस आपके इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस लेस रिलायबल होते हैं और आपके एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर आपके 3 टाइप के ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। नंबर 1 डॉक्यूमेंट्री, नंबर 2 विजुअल और नंबर 3 आपके ओरल। राइट, मूविंग फॉरवर्ड हमने सीखा कि आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है। वहां पे हमने सीखा OICAI री परफॉर्मेंस एंड रिकैलकुलेशन। O का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, I का मतलब होता है इंक्वायरी, I का मतलब होता है इंस्पेक्शन, A का मतलब होता है एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स और आपका री परफॉर्मेंस एंड देन कम्स द रिकैलकुलेशंस। फिर हम आगे बढ़े और हमने क्या देखा कि मोटे मोटे कितने टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। तो हमने सीखा 2 टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। एक आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हम ऐसे 315 में परफॉर्म करता है आपका ऑडिटर, जहां पे ऑडिटर एंटिटी को समझता है, उसके एनवायरनमेंट को समझता है और दूसरे उनको बेस बनाकर जब आपका ऑडिटर कहां पे जाता है ऐसे 330 में। हमने देखा कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक TOC और दूसरे आपके सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक TOD और एक सब्सटेंसिव एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स। उसके बाद हमने क्या देखा हाँ, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से सोर्सेज और रिलायबिलिटी के बीच में क्या कनेक्शन होता है। तो हमने देखा कि हमारा ऑडिटर अगर इंटरनल सोर्सेज से ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है तो वो लेस रिलायबल होते हैं एज कम्पेयर टू अगर वो एक्सटर्नल सोर्सेज से ऑब्टेन करता है। अगर हमारा ऑडिटर इंटरनली ही ऑब्टेन करता है पर एंटिटी के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव है तो उनकी रिलायबिलिटी अच्छी होगी। लेकिन अगर हमारे ऑडिटर ने इंटरनली कलेक्ट करे लेकिन एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं तो उसकी रिलायबिलिटी अच्छी नहीं होगी। अगर जो भी ऑडिट एविडेंसेस हमारे ऑडिटर ने डायरेक्टली ऑब्टेन करे तो उन ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दोज ऑडिट एविडेंसेस जो आपके ऑडिटर ने इनडायरेक्टली ऑब्टेन करे। उसके बाद जो भी ऑडिट एविडेंसेस आपका ऑडिटर कैसे ऑब्टेन करता है, आपका ऑडिटर ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन करता है, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल सेल डीड है, उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर आपका ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस के तौर पे सिर्फ फोटोकॉपीज मिलती हैं। ये थे आपके रिलायबिलिटी एंड सोर्सेज के बीच में कनेक्शन। आई होप कि आपको ऐसे 500 अच्छा लगा होगा। मैं अभी क्यों बाय कह रही हूँ, अभी तो हमने एक और ऐसे करना है इसी क्लास में विच इज ऐसे 580। 2 मिनट का आप ब्रेक लो, 2 मिनट का मैं भी ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद विल डू ऐसे 580 करें। फिर ऐसे 580 शुरू। ऐसे 500 किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? देखो चैप्टर नंबर 3 में हम क्या सीखते हैं इन टोटल। चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ 2 ही चीज़ें सीखते हैं कि एक तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो आपके ऐसे 500 ऐसे 230 में कवर्ड है और ऐसे 230 की क्लास भी इसी चैप्टर की इसी चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो। उसके साथ साथ इस चैप्टर में हम दूसरा सीखते हैं कि कौन कौन से ऑडिट एविडेंसेस किस किस तरीके से आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकता है। इसलिए आपके जितने भी बाकी के स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे वेज बताते हैं जिस वेज को फॉलो करके आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है आपका जिससे डील करता है आपका ऐसे 580, वो भी एक मेथड है जो आपको ऑडिटर यूज करता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंसेस। राइट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती क्या है? ये आपकी रिटर्न स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? रिटर्न स्टेटमेंट होती हैं जो प्रोवाइड करती है आपकी मैनेजमेंट। देता कौन है? आपकी मैनेजमेंट। मांगता कौन है? आपका ऑडिटर। तो ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है, रिटर्न में कही हुई बातें हैं, मतलब आपकी मैनेजमेंट लिख के देती है कि ऑडिटर मैंने जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होती थी मैंने उसको फुलफिल कर दिया। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? दीज आर योर रिटर्न स्टेटमेंट विच आर गिवन बाय योर मैनेजमेंट टू दी ऑडिटर। क्यों
दी जाती हैं ताकि आपका ऑडिटर कुछ सर्टेन मैटर्स के ऊपर कंफर्मेशन चाहता है। फॉर एग्जांपल, आपके ऑडिटर ने बोला मैनेजमेंट मुझे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दो कि आपने जो भी डिस्क्लोजर्स किए हैं इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वो कंप्लीट है। मतलब जो भी आपकी रिलेटेड पार्टी थी आपने सारी की सारी रिलेटेड पार्टी को मेरे सामने डिस्क्लोज कर दिया है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो रिटन रिप्रेजेंटेशंस आपकी रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपकी मैनेजमेंट देती है ऑडिटर को। कौन देती है? मैनेजमेंट देती है ऑडिटर को, ताकि आपका ऑडिटर एक कंफर्मेशन ले सके इन रिलेशन टू सर्टेन मैटर्स, राइट। अब मेरी बात सुनो, जो आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती हैं वो होती हैं ऑडिट एविडेंसेस, बट वो कभी भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं प्रोवाइड कर सकती ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन का मतलब है कि आपको कोई और एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस भी लगेगा अगर आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली है मैनेजमेंट को, इन ऑर्डर टू मेक दैट ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अब सफिशिएंसी क्या होती है मैंने अभी आपको समझाया, थोड़ी देर पहले हमने पूरा का पूरा ऐसे पढ़ा। तो आपके यहां से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो आपकी रिटन रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वो क्या होती हैं? वो आपको ऑडिट एविडेंसेस तो देती हैं लेकिन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कभी नहीं देती। मतलब अगर आपका ऑडिटर सोचे कि मेरे को कंफर्ट लेना है इन रिलेशन टू अ सर्टेन मैटर और मैं सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन को बेस बनाकर मैं बोलूंगा कि मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए हैं, तो वो ऐसा नहीं कह सकता। उसको और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस, राइट। उसने एग्जांपल दिया है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, ये आपकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं होते। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफिक रिटर्न स्टेटमेंट होती है इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक आइटम जो आपकी मैनेजमेंट देती है ऑडिटर को। समझ में आया मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होती हैं, बनना इनको मिक्स मत करना। उन रिप्रेजेंटेशन मतलब आपकी असर्शन अलग चीज होती है और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलग होते हैं, क्योंकि जब हम असर्शन को भी समझाते हैं कि असर्शन क्या होती है, उस टाइम पे भी हम कहते हैं कि मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस आर योर असर्शंस। मतलब मैनेजमेंट ने जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें दिखाई हैं उसको आप असर्शन कहते हो। तो मैनेजमेंट की वो रिप्रेजेंटेशन और ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो अलग चीजें हैं, तो कंफ्यूज मत होना। आपके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फिर से कह रही हूं स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपकी मैनेजमेंट देती है ऑडिटर को इन ऑर्डर टू कंफर्म अ सर्टेन मैटर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? तो आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो आपकी मैनेजमेंट से क्या मांगे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगे। क्या मांगे? आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है एज पर ऐसे 580 की उसको ऑब्टेन करनी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, ये कहते हुए कि मैनेजमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसने फुलफिल कर दिया है, जो भी उसकी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मैनेजमेंट की? कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, कि उसको ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देनी है जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा, कि उसको ऑडिटर को असिस्टेंस देनी है जो भी असिस्टेंस आपका ऑडिटर मांगेगा, और उसको एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देनी है टू द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लिख के देती है कि जो भी मेरी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने वो फुलफिल कर दी है, और आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी मैनेजमेंट से इस रिगार्ड में एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगे। फिर ऐसे कहता है उसके साथ साथ आपके ऑडिटर को जब ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी उसके बाद उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को एप्रोप्रिएटली रिस्पोंड करना भी आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपकी मैनेजमेंट इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को आपके ऑडिटर को देने से मना करते उस केस में भी आपके ऑडिटर को रिस्पॉन्स देना पड़ता है इन रिलेशन टू दिस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो आपके ऑडिटर को ये रिस्पॉन्स देना भी आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ एज पर ऐसे 580 क्या है? तो ऑडिटर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैनेजमेंट से क्या मांगनी है? उसको मांगनी है मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या मांगनी है उसको ऑडिटर को? आपकी मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि उसको मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगनी है, और जब उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी उसकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक रिस्पॉन्स देना है इन रिलेशन टू दोज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और अगर आपकी मैनेजमेंट मना कर देती है उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को देने से तो भी आपके ऑडिटर को रिस्पॉन्स देना आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर ऐसे 580। तो आपको मतलब क्लियर हो गया, और आपको क्या क्लियर हुआ कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज पर ऐसे 580। मूविंग फॉरवर्ड, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किससे लेनी है? किसके नहीं, किससे लेनी है?
किससे लेनी है, मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रिटन रिप्रेजेंटेशन। ऐसे 500 कहता है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन देने की उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट में उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये उस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके पास अल्टीमेटली नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर की, उस सब्जेक्ट मैटर की जिस रिलेशन में आपके ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जनरली वो आपके सीईओज होते हैं, सीएफओज होते हैं और देयर इक्विवेलेंट्स, मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीएफओज या सीईओज नहीं है लेकिन उनके जैसे ही किसी और नाम से ये अथॉरिटी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रिटन रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो इन शॉर्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मेरी मैनेजमेंट की होती है, उन लोगों की होती है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशंस एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की होती है जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्फॉर्मेशन मेरे ऑडिटर को चाहिए। जनरली वो लोग होते हैं सीईओज एंड सीएफओज। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब आपके ऑडिटर ने उसे क्या मांगी, रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिटन रिप्रेजेंटेशन दे। अब आपका ऑडिटर मांग रहा है रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसे 580 कहता है कि मैनेजमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम रिटन रिप्रेजेंटेशन दो। किस रिगार्ड में, कि तुमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरी, उसके साथ साथ मैनेजमेंट तुम ये भी इंफॉर्मेशन दो टू द ऑडिटर that whatever information that you have provided इट इज करेक्ट। सी, जब हम ऐसे 210 पढ़ते हैं, वहां पे हम क्या सीखते हैं, मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने अभी अभी बताया कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करे, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे जो भी वो मांगे। अगर उसको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो ये पॉइंट उसने वही यहाँ पे वही लिखा है कि आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिटन रिप्रेजेंटेशन आपका ऑडिटर मांगता है उसको वो रिटन रिप्रेजेंटेशन आपकी मैनेजमेंट प्रोवाइड करें। मूविंग फॉरवर्ड, अदर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू, बहुत ही इजी स्टैंडर्ड है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है, बनेंगे तो शायद एमसीक्यू में आ सकते हैं, मतलब पूछा जा सकता है रिटन रिप्रेजेंटेशन का, ऊपर एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीजें रिटन रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि कौन कौन से और बाकी चीज जो आपका ऐसे 580 कवर करता है कि आपकी जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो ऑडिटर को कब तक ले लेनी चाहिए। तो ऐसे 500 कहता है जितना जल्दी हो सके ले लो, मतलब एज नियर टू एज ऑडिट रिपोर्ट ये होनी चाहिए, लेकिन आपकी कोई भी रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट के बाद की नहीं होनी चाहिए। आपकी रिटन रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म कैसी होनी चाहिए, तो आपकी रिटन रिप्रेजेंटेशन हमेशा किसको एड्रेस्ड होगी, पहली बात ऑडिटर को एड्रेस्ड होगी। दूसरी बात वो कहता है कि अगर कोई लॉ या रेगुलेशन ये कहता है कि आपकी मैनेजमेंट को किसी भी मैटर के रिगार्ड में एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू करनी है और आपकी मैनेजमेंट ने उसको पब्लिकली बता दिया है, तो आपकी मैनेजमेंट को स्पेसिफिकली ऑडिटर को उस रिगार्ड में रिटन रिप्रेजेंटेशन देने की नीड नहीं है और आपकी रिटन रिप्रेजेंटेशन हमेशा राइटिंग में होगी, राइट, उसके नाम में ही रिटन रिप्रेजेंटेशन है। मूविंग फॉरवर्ड, देखो अब यहां से ये जो दो केस है, यहां पे आपका क्वेश्चन बन सकता है ऐसे 580 से कि आपके ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगी और आपकी मैनेजमेंट ने आपके ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशन दे भी दी, लेकिन आपके ऑडिटर को जो रिटन रिप्रेजेंटेशन मिली, आपके ऑडिटर को डाउट है, मतलब आपके ऑडिटर ने बोला कि मैनेजमेंट मुझे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दो कि आपने जो भी रिलेटेड पार्टी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई है, जो भी डिस्क्लोजर्स दिया है, आपकी वो सारी की सारी वही रिलेटेड पार्टी है, मतलब उसके अलावा कोई और रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। आपकी मैनेजमेंट ने ये रिटन रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दी, लेकिन आपके ऑडिटर को आपकी मैनेजमेंट की दी हुई इंफॉर्मेशन पे शक है। उस केस में ऐसे कहता है, देखो ऑडिटर, अगर तुम्हें शक है किसके ऊपर, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर, मतलब मैनेजमेंट की सच्चाई के ऊपर तुम्हें शक है या तुम्हें लगता है कि मैनेजमेंट एक नालायक मैनेजमेंट है, उसकी कंपिटेंस है नहीं, उस केस में तुम क्या करोगे कि जो भी तुम्हें रिटन रिप्रेजेंटेशन तुम्हें मैनेजमेंट ने दी है उसकी रिलायबिलिटी तुम्हें डिटरमाइन करनी पड़ेगी, मतलब कि क्या वो मैनेजमेंट कि जो मैनेजमेंट ने तुम्हें रिटन रिप्रेजेंटेशन दी है वो रिलायबल है या नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि वो रिटन रिप्रेजेंटेशन जो तुम्हें मिली है वो रिलायबल नहीं है तो तुम उसका इफेक्ट अपने ओपिनियन पे लेकर जाओगे।
समझ में आया। फिर अगला पॉइंट बनता है कि आपके ऑडिटर ने एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ली और वो रिटन रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंसेस, मतलब आपके ऑडिटर ने और भी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे उस सेम असर्शन के ऊपर, और आपके ऑडिटर ने मैनेजमेंट से भी रिटन रिप्रेजेंटेशन ली, लेकिन दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है। तो ऐसे कहता है कि ऑडिटर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उस इनकंसिस्टेंसी को रिजोल्व करो। ठीक है, उस मैनेजमेंट से पूछो कि व्हाई देयर इज दिस इनकंसिस्टेंसी, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो इन ऑर्डर टू रिजोल्व दैट इनकंसिस्टेंसी। और अगर उस इनकंसिस्टेंसी को तुम रिजोल्व नहीं कर पा रहे हो, देन यू हैव टू इवेल्युएट इट्स इफेक्ट ऑन इट्स ऑडिट ओपिनियन। उसके बाद कहता है अगला पॉइंट कि मान लो कि आपके ऑडिटर ने अगर आपके ऑडिटर को शक था कि जो भी मैनेजमेंट है वो उसकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है, वो ऑनेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, वो करप्ट है, और आपके ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस मिल गए कि वो करप्ट है, तो उस केस में उसको अपने ऑडिट ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे कहता है कि ऑडिटर तुम एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर देना। अगली सिचुएशन बनती है केस नंबर 2 कि आपके ऑडिटर ने क्या मांगा, आपके ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन मांगी, लेकिन मैनेजमेंट ने रिटन रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया। तो ऐसे कहता है कि सबसे पहले तो प्यार का तरीका अपनाओ, मैनेजमेंट से जाके डिस्कस करो। ठीक है, उसके बाद तुम देखो कि मैनेजमेंट तुम्हें क्यों नहीं देना चाहती है रिटन रिप्रेजेंटेशन। क्या मैनेजमेंट की नीयत अच्छी नहीं है, मतलब क्या मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे तुम्हें कोई शक राइज होता है, उसके तुम इवेल्युएशन करो। और अगर तुम्हें लगता है कि जो ये इंटीग्रिटी है, जब तुमने इसकी इवैल्यूएशन करी, तुम्हें एविडेंसेस मिले कि मैनेजमेंट सच्ची मैनेजमेंट नहीं है, तो तुम क्या इशू करोगे, एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करोगे। बस इतना सा छोटा सा तुम्हारा प्यारा सा ऐसे था। राइट अब मेरे पास आओ, दोबारा से मैं ऐसे 580 की आपको समरी बता दूं क्या है। ऐसे 580 बात करता है आपकी रिटन रिप्रेजेंटेशन की। सबसे पहले मतलब क्या होता है रिटन रिप्रेजेंटेशन का, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं, रिटन स्टेटमेंट होती हैं जो आपकी मैनेजमेंट देती है आपके ऑडिटर को इन रिलेशन टू सर्टेन आइटम्स। दूसरी चीज, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, वो आपकी रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। रिटन रिप्रेजेंटेशन से ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन रिटन रिप्रेजेंटेशन कभी भी आपके ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं देती। रीजन बीइंग क्योंकि आपकी मैनेजमेंट जब रिटन रिप्रेजेंटेशन देगी तो वो करप्ट हो सकती है। राइट, उसके बाद आता है कि आपके ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है इन रिलेशन टू रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे 580 कहता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि उसके ऊपर जो भी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है और उसको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स देना है इन रिलेशन टू दिस रिटन रिप्रेजेंटेशन। फिर हम आगे गए और हमने सीखा कि आपको ये रिटन रिप्रेजेंटेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो ऐसे 580 कहता है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मैनेजमेंट की होती है। वो मैनेजमेंट हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशंस एंड द प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरली ये लोग होते हैं आपके सीईओज और सीएफओज, मतलब इन शॉर्ट ये वो लोग होते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है इन रिलेशन टू द इंफॉर्मेशन जो आपके ऑडिटर को चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे 580 ने बताया कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिटन रिप्रेजेंटेशन आपका ऑडिटर मांगे उसको वो इंफॉर्मेशन, वो रिटन रिप्रेजेंटेशन दे, ये लिख के दे कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाया है और जो भी उनके टर्म्स एग्री हुए थे एज पर ऐसे 210 उसके रिगार्ड में इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू गिव रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द ऑडिटर। उसके बाद 1 सेकेंड, कहाँ पहुंच गए हम यहाँ पे। हाँ, उसके बाद बाकी पॉइंट्स आए कि आपके रिटन रिप्रेजेंटेशन की डेट और टाइम क्या होगा। तो ऐसे कहता है कि इट शुड बी एज नियर टू योर ऑडिट रिपोर्ट, कि जितना हो सके आपकी ऑडिट रिपोर्ट के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के बाद की नहीं होनी चाहिए। आपके रिटन रिप्रेजेंटेशन रिटन फॉर्म में होगी और अगर कोई लॉ और रेगुलेशन आपकी मैनेजमेंट को बोलता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ सर्टेन मैटर, तो आपकी मैनेजमेंट को स्पेसिफिक रिटन रिप्रेजेंटेशन देने की नीड नहीं
नहीं है अगर आपकी मैनेजमेंट ने पब्लिक स्टेटमेंट कर दी है उस मैटर के रिलेशन में। फिर मैंने लास्ट में आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करे और इन्हीं दो केस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या मैम, कि मान लो कि आपके ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। तो सबसे पहले तो वो मैनेजमेंट को प्यार से बोलेगा कि मैनेजमेंट तुम क्यों नहीं देना चाहते मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो डिस्कस करेगा इस मैटर को मैनेजमेंट के साथ। फिर वो ये इवेलुएट करेगा कि मैनेजमेंट क्यों नहीं देना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है, उसकी इंटीग्रिटी पे उसको कोई शक आता है, तो उसको वो इवेलुएट करेगा इंटीग्रिटी को। और अगर उसको एविडेंसेस मिलते हैं कि मैनेजमेंट करप्ट है, उसकी इंटीग्रिटी सही नहीं है, तो वो एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। फिर ऐसे 580 में हमने दूसरी सिचुएशन देखी कि मान लो ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी, लेकिन उसको डाउट है कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दी है वो करप्ट है, वो सही नहीं है। उस केस में ऐसे 580 कहता है कि ऑडिटर तुम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना इन ऑर्डर टू रिजोल्व योर डाउट, और अगर तुम्हें फिर भी मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे कोई शक अराइज होता है तो तुम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू कर देना। उसके बाद हमने एक सिचुएशन देखी कि अगर हमारे ऑडिटर ने सेम असर्शन के ऊपर रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ली है और कोई और ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म किया है और दोनों के बीच में ऑडिटर को कोई भी इनकंसिस्टेंसी मिलती है, तो उस केस में ऐसे 580 कहता है ऑडिटर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू रिजोल्व दिस इनकंसिस्टेंसी, और अगर इनकंसिस्टेंसी रिजोल्व नहीं की जा सकती तो तुम इसके इफेक्ट को इवेलुएट करोगे अपने ओपिनियन पे। सो दिस वाज योर एसए 580। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। एसए 500 की और 580 की मैंने बहुत बार रिवीजन में भी रिवीजन कराई है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक the video and do subscribe to the channel and do comment what else you need from me, what else I can do better, right? So I hope that you've liked it, and if you've liked it, do like it. Thank you so much for listening. बाकी जो भी एसेज हैं इस चैप्टर के वो भी चैनल पे अवेलेबल होंगे। स्टे ट्यून विद द चैनल, हम पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।